नमस्ते, मैं हरिशंकर व्यास। हाल के सालों में तुष्टीकरण शब्द का बहुत उपयोग हुआ है। इस पर बहुत राजनीति हुई है। इस जुमले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट पकाए हैं तो कांग्रेस और विरोधियों को खलनायक बनाया है। सत्य है कि तुष्टीकरण की राजनीति सभी पार्टियों की मजबूरी है, भारतीय समाज की अनिवार्यता है, भारत की नियति है। भारत का समाज जात पात में ऐसा गुथा हुआ है कि आज़ादी के पहले दिन से तुष्टीकरण में हम जी रहे हैं। काबिलियत, समानता और भाईचारे सब में तुष्टीकरण से जहर फैला हुआ है। कांग्रेस ने भी वोट के कारण तुष्टीकरण किया तो जनता पार्टी, समाजवादियों, जनसंघ की राजनीति भी शुरुआत से ही तुष्टीकरण वाली रही। याद करें, इमरजेंसी के बाद रामलीला मैदान में जीत के बाद की रैली में वाजपेयी और आडवाणी का जामा मस्जिद के इमाम बुखारी के साथ मंच कैसे साजा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने वोटों के लिए दलित और आदिवासी राष्ट्रपति का वैसा ही फैसला किया, वैसा ही प्रतीकात्मक नुस्खा अपनाया जैसे पंडित नेहरू ने 15 अगस्त 1947 के दिन कैबिनेट में जगजीवन राम और डॉक्टर AR अंबेडकर, एक पारसी एक मुस्लिम की शपथ करवाकर मैसेज दिया था। इस पर मैं अब सुब्रत भट्टाचार्य से बात करूंगा। यह गपशप 15 अगस्त 1947 की असलियत में तुष्टीकरण के अनजाने पहलुओं का खुलासा भी है। सुबोध जी, हमारे यहाँ और ख़ास तौर पर पिछले 75 वर्षों के अंदर पूरे अमृत वर्ष काल के दौरान सांकेतिक, प्रतीकात्मक चेहरों को हम ऊंचे पदों पर बैठाते रहे। क्या सशक्तिकरण के नाम से या एक अच्छा मैसेज जाएगा उसके कारण। ये जो प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती गई है, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? आपका क्या मानना, ये हमारे यहाँ मेंटेलिटी में कैसे आया कि भाई नहीं, सबको संतुष्ट करो, संतुष्ट करने के लिए एक किसी शोभा की कुर्सी पर बैठा दो, भले उसमें उनको अधिकार हो या नहीं हो, कुछ हो न हो। उसके बाद ये हुआ कैसे सिलसिला शुरू? नहीं, तुष्टीकरण नहीं कहूँगा इसको, मैं कहूँगा कि सबको एकोमोडेट करना पड़ता है। नहीं, तुष्टीकरण मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाल में तुष्टीकरण का सब इस समय आज के मौजूदा वक्त में तुष्टीकरण और तुष्टीकरण के जवाब में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तृप्तिकरण, ये एक दो जुमले ऐसे चले हुए। ये जुमले पिछले 10 सालों से बहुत ज़्यादा चले हुए, इसलिए मैंने तुष्टीकरण कहा। ऐसे तृप्तिकरण हो या तुष्टीकरण हो, इसको मैं कहूँगा कि एम्पावरमेंट जो है, क्योंकि ये एम्पावरमेंट के हिंदी पता नहीं क्या हो सकता है, तो वो सशक्तिकरण कहते हैं उसको। सशक्तिकरण कह दीजिए। देखिए, बड़े पदों पे पिछड़े वर्ग का बैठना अनिवार्य है, वो अच्छी बात है, पर ये सिंबॉलिक होता है। उदाहरण के तौर पर ओबामा के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर जी, क्या अमेरिका के जो कलर्ड लोग हैं उन पर अत्याचार कोई कम हुए हैं? पिछले कई सालों में एक के बाद एक इंसिडेंट्स हुए हैं। सफ़ेद गोरे पुलिस वालों ने एक शॉपलिफ्टिंग के चार्ज पे एक काले के गले के ऊपर घुटना रख के उसका अरेस्ट किया है। अमेरिका में वो है, वो गोलियां चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं। वो एक सिंबॉलिक हुआ। तब उसके साथ साथ हमें ये भी कहना होगा, जिस दिन ओबामा ने वोट दिया था उस दिन की दृष्टि को याद कीजिए कि कैपिटल हिल में कितने अमेरिकन पर मौजूद थे। वो रो रहे थे कि आज हमारे में से एक कोई जी। तो जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू के बनने पर संथाल इलाकों में लोग नाचे, तो ये सिंबॉलिक भी होता है, पर साथ साथ जो है एम्पावरमेंट भी होना चाहिए। नहीं, लेकिन एम्पावरमेंट सिर्फ पदों में नहीं। मेरे ख्याल से आज हमारी SC ST की जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें वैकेंसीज हैं। नहीं, वो देखिए, वैकेंसी इसलिए हैं क्योंकि हम लोग ठीक तरह से उसको भी नहीं कर रहे हैं।
रिजर्वेशंस दे दिए गई हैं। क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग जिनको नौकरियां मिलनी चाहिए उनको ठीक तरह से नौकरियां मिल रही हैं? ये वैकेंसीज क्यों हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर में हो चाहे सरकार में हो, राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में हो? नहीं, देखिए ये बुनियादी तौर पर इसकी वजह क्या ये नहीं मानते हैं आप कि हमने सब कुछ प्रतीकात्मक कि भाई कोटा फिक्स कर दो हो जाएगा, हाँ। बाकी छोड़, तो कोटा तय कर कर किसी को बैठा देना या उसका एक फार्मूला बना देना, इससे तो कुछ सत्ता नहीं है। और ये पहले दिन से भारत सरकार के पहले कैबिनेट में पंडित नेहरू ने जो सर्वदलीय कैबिनेट बनाया उसके अंदर भी ये बनावट थी कि भाई बहुत जरूरी है कि सबका हो, तो एक पारसी भी होगा, एक मुस्लिम भी होगा, एक दलित भी होगा। और आपको ध्यान है जगजीवन राम का मंत्री पद तभी से शुरू हुआ था। हाँ, तो ये उस समय भी गांधी जी ने किसी के लिए आग्रह किया, गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने किसी के लिए आग्रह किया, तो ये सब लॉबी से वो सब तो ये सिलसिला जो चला है, देश में बढ़ते बढ़ते आज कहाँ तक पहुंच गया। हर देश में होता है, यहाँ पर भी हुआ। क्यों अभी पढ़ रहा अटल बिहारी वाजपेयी की एक जीवनी पढ़ रहा हूँ, सागरिका घोष वाली, उसमें वो वाकया है जिसको शक्ति सिन्हा ने भी लिखा है कि किस तरह से जसवंत सिंह और प्रमोद महाजन को मंत्री बनाना चाहते थे जी, तो पहले मंत्रिमंडल में, और उनको रोका गया जी। हाँ, तो है ये रोक टोक तो हर पार्टी में होती है। ये हमारे यहाँ ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है शुरू, और इसके बैकग्राउंड में कितने गंभीर बड़ी बात, ऐसी कौन सी गपशप है आपको ध्यान में? तो किसी भी डेमोक्रेसी में होगा, लेबर पार्टी में होता होगा, कंजर्वेटिव पार्टी में होती है, लिबरल पार्टी जब सत्ता में थी इंग्लैंड में वहाँ होती। पंडित नेहरू का कैबिनेट कैसे बना था? नहीं, वो तो खैर एक इंटरिम कैबिनेट था, इसलिए बनाना पड़ा था। नहीं, उसके बाद 15 अगस्त के बाद भी 15 अगस्त के दिन सुबह जो 8 बजे शपथ हुई थी, जिसमें 13 लोगों की शपथ हुई थी, उसके अंदर वो एक रिकॉन्स्टिट्यूट शपथ, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अकाली दल के बलदेव सिंह थे, ये सब गणित और कुछ न कुछ उस राजनीतिक क्या कहते हैं फार्मूलों के हिसाब से तय हुआ था। राजनीतिक फार्मूले तो होंगे ही, क्योंकि अकालीज को लेना ही था, क्योंकि अकालीज अगर ना होते तो पाकिस्तान का जो प्रपोज्ड बॉर्डर था वो गुड़गांव और फरीदाबाद तक होता, क्योंकि पंजाब कैसे, क्योंकि पंजाब पूरा पंजाब वहाँ जाना था उस समय पूरा कहाँ। अच्छा, और पानीपत तक भी पंजाब की सीमा, पानीपत नहीं, गुड़गांव तक। हाँ, गुड़गांव और फरीदाबाद पंजाब के जिले थे, ठीक है ना। तो बॉर्डर दिल्ली में पाकिस्तान का बॉर्डर होता, उधर पूरा बंगाल अगर चला जाता जैसे कि उनका प्रपोजल था, तो उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सुशील बोस वगैरह मिलके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बेसिकली उन्होंने वेस्ट बंगाल असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन मूव करके कहा कि नहीं, जो हिंदू बाहुल्य इलाके हैं उसको आप पाकिस्तान को नहीं दे सकते। और तो उसके अंदर कई जिले भी इस तरह के उनके थे। और इसमें एक साइड स्टोरी जो है क्या, वो जसोर खुलना की है। जसोर खुलना वहाँ पर 48% मुस्लिम पॉपुलेशन थी और दलित पॉपुलेशन काफ़ी थी इन जिलों में। चूँकि अम्बेडकर ने 1932 के पूना पैक्ट में कहा था कि भाई दलित जो है ना तो हिंदू है ना मुसलमान है, तो कांग्रेसियों ने पैंतड़ा कस के जसोर खुलना को ईस्ट बंगाल में दे दिया, ईस्ट पाकिस्तान में दे दिया। वो क्यों? क्योंकि वहाँ से जो चुने हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे वो थे बी आर अम्बेडकर। अच्छा, डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ से थे? जी हाँ। डॉक्टर अम्बेडकर थे बम्बई सूबे के। जब वो वहाँ से चुन के आना चाहते थे तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, उन प्रधानमंत्री कहते थे बीजी खेर, उनकी बात पसंद नहीं आई और बीजी खेर को सरदार पटेल का समर्थन मिला और उन्होंने इंश्योर किया कि सरदार पटेल ये अपने डॉक्टर अम्बेडकर अपने जो मूल चुनाव क्षेत्र राजनीतिक कर्मभूमि वहाँ हार जाए, अपने सूबे से जीत के नहीं आ सकते। उस टाइम जगन्नाथ मंडल जो कि बाद में पाकिस्तान चले गए तो वहाँ मंत्री बने वापस आए, उनका जिक्र पीछे अमित शाह जी ने हाउस में भी किया, पार्लियामेंट में किया था। तो जगन्नाथ मंडल दलित लीडर थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि साहब आप छोड़िए अपर कास्टों को, आप हमारे इलाके में आइए, हम आपको जिताते हैं। तो बंगाल के दलितों ने मिलके अम्बेडकर को जिता दिया। तो अब जब विभाजन होने लगा तो एक धर्म संकट खड़ा हो गया। अब चूंकि जसोर खुलना का इलाका
पाकिस्तान को जा रहा था, हाँ। तो अम्बेडकर साहब की सीट जो थी हाँ। वो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कराची को जा रही थी, वो दिल्ली में नहीं थी। हाँ, तो अम्बेडकर जी भागे भागे लंदन गए हाँ। कि अरे भाई क्या कर रहे हो मेरे साथ ये। हाँ, तो फिर अंग्रेज़ों ने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि यार ठीक है, नीट नहीं पढ़ती जो भी है, बट ही इज ब्रिलियंट माइंड, बैरिस्टर है, हाँ, जो भी है। तुमने पूना पैक्ट जो है वो गांधी जी ने करवाया था, पर साइन किया था मदन मोहन मालवीय और इन्होंने अम्बेडकर ने। हाँ, तो भाई इस तुम पैक्ट साइन कर चुके हो तो कुछ तो करो। तो तब नेहरू ने पटेल से बात की और फिर बेजे खेर से कहा गया भाई एक सीट खाली कराओ। हाँ। एक सज्जन जो पूना से कोई थे, नाम भूल रहा हूँ, हाँ। उनका इस्तीफा लिया गया और बाई इलेक्शन करा के इनको सीट बिठाया गया है वहाँ पर। हाँ। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बिठाया गया। नहीं मतलब तो वो अपने आप नहीं बनने की स्थिति में थे, नहीं, और वो पाकिस्तान की सीट उसमें उनकी सीट तो उधर चली गई थी वो। हाँ। हाँ, तो उस टाइम पे उनसे पहले चॉइस था कि मौलंकर साहब ड्राफ्टिंग करेंगे, पर उस कॉन्स्टिट्यूशन के हाँ, ये था तो आइडिया। उसके बाद इतिहास जो है वो सब है, सब जानते हैं। वो लोक मान्यता वाला इतिहास है, लेकिन उसके बाद भी जो है जब वो उनसे 52 में चुनाव लड़े हाँ, तो कांग्रेस ने उनको हरवाया था ना। हाँ, ठीक बात है। 1952 और वो में- ज्यादा टिके भी नहीं, 50 के बाद उनको इस्तीफा भी, कैबिनेट वो उससे भी वो भी राजनीति अलग वो थी। तो उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी बनाई, हाँ, वो सब किया है। अच्छा, वो पार्टी भी उनकी जस्टिस पार्टी थी। जस्टिस पार्टी हाँ। फिर रिपब्लिकन पार्टी बन गई। हाँ, वो बनी जैसे वो। जिसका आजकल हमारे अठावले साहब मंत्री हैं। हाँ, नहीं, जो कि हर सरकार में मंत्री रहते हैं, जहाँ पर भी वो लोग कहते हैं अठावले जहाँ बैठा वो उसकी सरकार तो बन जाएगी। उस नाते ये माना जाए कि पहले कैबिनेट में डॉक्टर अंबेडकर, जगजीवन राम, बलदेव सिंह, अकाली दल के और बलदेव सिंह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद- नियोगी साहब, ए.के. नियोगी। हाँ, ए.के. नियोगी, वो भी बंगाल से थे। बंगाल से थे। हाँ, और जस्टिस पार्टी के एक फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, मुझे अभी नाम हाँ, मेरा भी वो- स्लिप हो रहा हाँ, है वो- क्या। तो ये घालमेल सर्वदलीय उसके हिसाब से नहीं था, बाकी कुछ इक्वेशन के देखिए, हाँ, नेहरू वॉज ऑलवेज ए डेमोक्रेट। उन्होंने तो 1952 में जयप्रकाश नारायण से कहा था तुम मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि सरदार पटेल चले जाने पर उनको बहुत सदमा पहुंचा था। उनको लगा कि मैं अकेला हो गया हूं, और वो पर आपका मानना है कि वो ये थी, क्योंकि आजकल मान्यता ये है कि पटेल और नेहरू तो बिल्कुल वो थे, और पटेल का मौका छपा, ये धारणा जरा इसको लेकर जो असली कुछ गपशप है वो बताइए। दुर्गादास ने भी इस पे लिखा है। दुर्गादास कुछ भी लिखे हैं। मैं तो गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी को कोट करूंगा, जिनको मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। राजमोहन गांधी, जिनके पिता देवदास गांधी हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर थे, तो दुर्गादास को जितने ज्ञान थी उतने ही देवदास गांधी को भी रही होगी। तो उन्होंने साफ लिखा है कि इन दोनों में कुछ नहीं था। और आफ्टर ऑल डोंट फॉरगेट कि 13 पीसीसी में से 12 पीसीसी ने पटेल साहब को सपोर्ट किया, और गांधी जी के कहने पे उन्होंने कहा कि ठीक है बापू आपने कहा है तो ये बने प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनको मालूम था मेरी उम्र हो चुकी है, वो बीमार थे जी, वो नहीं चाहते थे कि मतलब ये मेरा भी मानना है कि बुनियादी तौर पर वो सचमुच में सरदार पटेल जो भी थे वो कुल मिलाकर उस टीम के निष्ठावान, वो गांधी की टीम पे निष्ठावान प्लेयर थे, निष्ठावान प्लेयर थे वो लोग। तो मैं नहीं मानता हूँ। और देखिए आज लोग कुछ भी कहें, फैक्ट इज पटेल नगर कब बना दिल्ली में? पटेल नगर, सरदार पटेल मार्ग, सरदार पटेल चौक, सही बात है, पार्लियामेंट जाने का रास्ता निकलता है सरदार पटेल चौक से। आप एयरपोर्ट से दिल्ली आते हैं, कोई भी डिग्नेटरी आता है वो सरदार पटेल मार्ग से गुजरता है। ठीक बात है। और उस टाइम पे जो रिफ्यूजी कॉलोनी एक राजेंद्र नगर, एक राजेंद्र प्रसाद नाम पर बन गया राजेंद्र नगर। हाँ, वो राष्ट्रपति थे, जीवित थे, उनके नाम पर राजेंद्र नगर बना, पटेल नगर बना। ये सब उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मिजाज का प्रमाण है। 1950 में बन गया पटेल नगर भाई। सरदार पटेल मार्ग, जो भी डिग्नेटरी आए वो कहाँ से गुजरे? सरदार पटेल मार्ग से गुजर के राष्ट्रपति भवन जाए। ठीक बात है। जिसने पार्लियामेंट हाउस जाना हो कनॉट प्लेस से, वो कहाँ से गुजरे? पटेल चौक से गुजरे। ठीक बात। वहाँ पर सरदार पटेल भवन बना हुआ है। ठीक बात है। तो ये कहना कि पटेल की अवमानना, हाँ ठीक है। तो हम नेहरू पर इंदिरा गांधी के आने के बाद इस इतिहास को भुला दिया गया था। इंदिरा गांधी को अपना चॉइस था, जैसे कि आज नरेंद्र मोदी की बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं है। नहीं, वो भी नहीं, वो तो इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जो विरासत पूरी होने की आवश्यकता नहीं। हर सक्सेसर जो होता है जी,
हर सक्सेसर अपना अपना राज बनाता है। नेहरू ने गांधी को नहीं माना, अपना बनाया। ठीक बात है। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी आई, उन्होंने अपने हिसाब से, अपने हिसाब से और वक्त के हिसाब से उन्होंने नेहरू के लोगों को हटाया। जी, इंदिरा गांधी हटी, राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी के लोगों को हटाया। सही। सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के लोगों को हटा रखा है। जी, जी। अटल बिहारी वाजपेयी के लोगों को, और अब कांग्रेस में भी राहुल गांधी ने वो के याद रहते हुए होता है। हर आदमी जो है, जो आता है, वो जो शासक आता है, वो विरासत लेके नहीं आता है। चलिए, वो बड़ा राज करने आता है, और इतनी तो उसको अलाउड होनी चाहिए। चलिए, भारत की सच्चाई में आज इतनी ही गपशप बहुत है सुभाष जी। बस अब इतना ही। उम्मीद है यह गपशप नई और दिलचस्प लगी होगी। अनुरोध है कि नया इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नया इंडिया की वेबसाइट और उसके ई पेपर को भी ज़रूर देखें, वह कुछ अलग लगेगा।